जब बात सिवान की आती है तो ऐसा लगता है मानो कोई पुराना दस्तावेज खुल रहा हो, जिसका हर पन्ना इतिहास, सत्ता और संघर्ष की कहानी बयां कर रहा हो। सिवान भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है, जहां स्वतंत्रता की लड़ाई की गूंज आज भी सुनाई देती है। लेकिन यही वो मिट्टी है जहां बाहुबल की छाया ने दशकों तक अपनी पकड़ बनाए रखी और आज भी उसकी गूंज बाकी है। सिवान का हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है, कभी मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली की ताकत से, तो कभी विकास की नई उम्मीदों से, जैसे कि जनसुराज की हवा। ये हम नहीं, जनता कह रही है। ये कहानी सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जो इस मिट्टी से जुड़े और बदलाव की आस लगाए बैठे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं एयर नाउ, जहां आज हम सिवान विधानसभा क्षेत्र का करेंगे एक्सरे। सिवान विधानसभा क्षेत्र, जिसे एसी 105 के नाम से भी जाना जाता है, 1951 में बिहार की राजनीतिक नक्शे पर उभरा। ये सीट सिवान लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और बिहार की उन पुरानी सीटों में से एक है जिन्होंने समय के साथ अपनी अलग पहचान बनाई। प्राचीन काल में ये कोसल साम्राज्य का हिस्सा था और आधुनिक समय में 1976 में ये सारण से अलग होकर एक नया जिला बना। स्वतंत्रता संग्राम में सिवान की धरती ने चंपारण असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलनों में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे सपूत ने इस मिट्टी को गौरव दिया, जिससे यहाँ के मतदाताओं में गहरी राजनीतिक चेतना बनी। लोग यहाँ सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, बल्कि कुछ शासन और नेतृत्व की गुणवत्ता पर भी वोट देते हैं। यहाँ पहला चुनाव 1952 में हुआ था और तब से ये सीट कई बड़े बदलावों की गवाह भी रही है। शुरुआती दौर में यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन समय के साथ जनता पार्टी, आरजेडी और एनडीए जैसे गठबंधन ने यहाँ अपनी जगह बनाई। 2008 के परिसीमन में सीट की सीमाएं तय हुई, जिसमें सिवान सदर, दरौली और रघुनाथपुर जैसे ब्लॉक शामिल किए गए। ये बदलाव सीट को भौगोलिक और राजनीतिक रूप से जटिल बनाते हैं, क्योंकि हर ब्लॉक के अपने मुद्दे हैं। इतिहास बताता है कि सिवान की जनता हमेशा से बदलाव की पक्षधर रही है, लेकिन नेतृत्व की ताकत और स्थानीय मुद्दों ने हमेशा वोट को प्रभावित किया है। लोगों की राय में पहले के दिग्गज नेता इलाके को दिशा देते थे, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या नई पीढ़ी उस विरासत को संभाल पा रही है। सिवान विधानसभा गोपालगंज और सारण जिले के बीच बसी है, जिसकी सीमाएं उत्तर और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बिहार की राजनीति में खास बनाती है, क्योंकि यूपी की हवा का असर यहाँ के मतदाताओं पर भी पड़ता है। लोग अक्सर बिहार और यूपी के विकास और कानून व्यवस्था की तुलना करते हैं। अगर यूपी में एनडीए का प्रभाव मजबूत दिखता है, तो इसका फायदा यहाँ एनडीए को भी मिल सकता है, बिल्कुल भोरे विधानसभा सीट की तरह। क्षेत्रफल की बात करें तो सिवान 540 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2020 के आंकड़े के मुताबिक यहाँ कुल 3,11,523 मतदाता थे, जिनमें से 1,69,519 ने वोट डाला। पुरुष मतदाता 1,65,887 थे, जबकि महिला मतदाता 1,45,696 थी। महिलाएं यहाँ साइलेंट वोटर मानी जाती हैं, जो शराबबंदी, कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा से प्रभावित होती हैं, लेकिन बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे उनके वोट को पलट भी सकते हैं। लोगों की राय में महिलाएं नीतीश कुमार की योजनाओं से खुश हैं, लेकिन अगर आर्थिक मुद्दे हावी हुए तो महागठबंधन इसमें सेध लगा सकता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक सिवान जिले की जनसंख्या 33,30,465 थी और साक्षरता दर 79.61% थी, जो बिहार के औसत से काफी ऊपर है। ये उच्च साक्षरता मतदाताओं को जागरूक बनाती है, जो भावनाओं के साथ साथ तथ्यों पर भी वोट देते हैं। लेकिन बावजूद पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याएं यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है। लोग मानते हैं कि विकास तो हुआ है, लेकिन रोजगार और बुनियादी ढांचे में अभी और काम चाहिए। सिवान की राजनीति में बाहुबल का दबदबा दशकों तक रहा है और उसका सबसे बड़ा चेहरा था मोहम्मद शहाबुद्दीन। आरजेडी के इस दिग्गज नेता ने 2 बार विधायक और 4 बार सांसद के रूप में सिवान का प्रतिनिधित्व किया। उनकी ताकत इतनी थी कि जेल से भी वो अपनी पत्नी हेना साहब के लिए चुनावी रणनीति बनाते थे। 2021 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत अब हेना साहब संभाल रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने निर्दलीय लड़कर 29.42% वोट हासिल किया, जो आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी, जिन्हें 19.92% वोट मिले थे, उससे कहीं ज्यादा थे।
ये दिखाता है कि मुस्लिम वोटर शहाबुद्दीन परिवार के प्रति वफादार है, न कि आरजेडी के प्रति। लोगों की राय में शहाबुद्दीन की विरासत एक तलवार की तरह है, एक तरफ ताकत तो दूसरी तरफ विवाद। कुछ लोग उनकी मजबूत छवि को कानून व्यवस्था से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे बाहुबल की राजनीति मानते हैं। लेकिन एक बात जो साफ है वो ये कि अगर हिना साहब 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो आरजेडी का मुस्लिम यादव वोट बैंक टूट सकता है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिवान में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी ने 76,785 वोट हासिल कर बीजेपी के ओम प्रकाश यादव को 1,973 वोटों के मामूली अंतर से हरा दिया। बीजेपी को 74,812 वोट मिले। ये आंकड़ा बताता है कि सिवान एक ऐसी सीट है जहां छोटा सा बदलाव नतीजा पलट देता है। लोगों की राय में आरजेडी की जीत एमवाई वोटों से मजबूत समेकन की वजह से हुई, लेकिन एनडीए ने भी ईबीसी और उच्च जातियों के दम पर कड़ा मुकाबला दिया। 2020 का ये करीबी अंतर दिखाता है कि 2025 में कोई भी गठबंधन छोटी सी चूक का जोखिम नहीं उठा सकती। 2024 के लोकसभा चुनाव ने सिवान की राजनीति को नया मोड़ दिया। एनडीए की विजय लक्ष्मी देवी ने 38.73% वोटों के साथ जीत हासिल की, जबकि हेना साहब ने निर्दलीय 29.42% वोट लिया। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी सिर्फ 19.92% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। ये आंकड़ा बताता है कि आरजेडी का पारंपरिक एमवाई वोट बैंक टूट गया, क्योंकि मुस्लिम वोट हेना साहब की तरफ चला गया। लोगों की राय में आरजेडी की ये रणनीतिक चूक 2025 में उन्हें भारी पड़ सकती है। अगर हेना साहब विधानसभा चुनाव में उतरती हैं तो आरजेडी के लिए 45% वोट का जीत का आंकड़ा छूना मुश्किल होगा। वहीं एनडीए का 40 से 45% वोट आधार मजबूत बना हुआ है, जो उन्हें फायदा दे सकता है। पिछले 5 सालों में सिवान में कई विकास कार्य हुए। केंद्र और राज्य सरकार ने 59,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें सड़कें, पुल और औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। शिक्षा में नए कॉलेजों में तकनीकी कोर्स शुरू हुए और स्वास्थ्य में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने। लेकिन लोगों की राय में ये विकास कागजों पर ज्यादा और जमीन पर कम दिखता है। बेरोजगारी और पलायन आज भी सबसे बड़े मुद्दे हैं। युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और गांव की सामाजिक संरचना बदल रही है। अवध बिहारी चौधरी इन विकास कार्यों को अपनी उपलब्धियां बताते हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का असर साफ दिखता है। लोग कहते हैं कि सड़कें और पुल तो बन गए, लेकिन रोजगार और आय में बदलाव नहीं हुआ। खासकर दलित और ईबीसी समुदाय में असंतोष है, जो महंगाई और कृषि संकट से जूझ रहे हैं। सिवान की राजनीति में जाति सबसे बड़ा फैक्टर है। आरजेडी का आधार मुस्लिम और यादव वोटर हैं, जो पारंपरिक रूप से उनके साथ रहे हैं, लेकिन 2024 में हेना साहब ने मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा खींच लिया, जिससे आरजेडी की नींव हिल गई। दूसरी तरफ एनडीए का आधार उच्च जातियां, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और ईबीसी वोटर हैं। वहीं जदयू को ईबीसी और बीजेपी को उच्च जातियों का समर्थन मिलता ही रहा है। अगर एनडीए इन वोटों को एकजुट रखता है तो वो अल्पमत से भी जीत सकता है। लोगों की राय में मुस्लिम वोटर शहाबुद्दीन परिवार के प्रति वफादार है, जबकि यादव वोटर आरजेडी के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन अगर हिना साहब मैदान में रहती हैं तो मुस्लिम वोट बैंक बटेंगे और आरजेडी का जीत का गणित गड़बड़ा सकता है। वहीं ईबीसी और दलित वोटर विकास और रोजगार के मुद्दों से प्रभावित हो सकते हैं, जो एनडीए और जनसुराज दोनों के लिए मौका है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी 2025 के चुनाव में एक नया मोड़ ला रही है। इनका नारा है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, जो जाति की बजाय विकास पर जोर देता है। सिवान में जनसुराज ने मैरवा और रघुनाथपुर में रैलियां की और रघुनाथपुर व दरौदा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। लोग मानते हैं कि जनसुराज का फोकस पलायन, रोजगार और शिक्षा पर है, जो खासकर युवाओं और शिक्षित वोटरों को आकर्षित कर रहा है। लेकिन जनसुराज की राह आसान नहीं है। जमीनी आकलन बताते हैं कि इसका असर एनडीए के वोटरों, खासकर ईबीसी और उच्च जातियों पर ज्यादा पड़ सकता है, जो नीतीश कुमार से नाराज हैं। अगर जनसुराज 5 से 10% वोट काट लेता है तो एनडीए का 44% वोट आधार कमजोर हो सकता है। वहीं आरजेडी के यादव वोटरों पर इसका असर कम होगा, लेकिन मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश जनसुराज कर सकता है। लोगों की राय में जनसुराज की हवा अभी बन रही है, लेकिन इसे वोट कटर से ज्यादा बनने के लिए अभी भी संगठन और विश्वसनीयता चाहिए।
खैर 2025 का चुनाव 6 और 11 नवंबर को होना तय है और सिवान पहली ही चरण में वोट भी डालेगा। इस बार सिवान के प्रमुख मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। सबसे पहले तो पलायन और रोजगार का मुद्दा है जो यहाँ के युवाओं के लिए सबसे बड़ा दर्द है। सिवान से युवा बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ नौकरी के मौके कम हैं। लोग ऐसे ठोस समाधानों की मांग कर रहे हैं जैसे रोजगार गांव योजना, जहां गांव में ही रोजगार पैदा किया जा सके। ये मुद्दा चुनाव में सभी दलों को सोचने पर मजबूर करेगा क्योंकि युवा अब सिर्फ वादों से नहीं मानेंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था बनाम बाहुबल का विरासत। शहाबुद्दीन परिवार की मौजूदगी की वजह से लोग कानून व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ लोग सुशासन चाहते हैं तो दूसरी तरफ अपराध पर सख्ती भी चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाहुबल की पुरानी छाया भी वोटरों पर असर डाल रही है। ऐसे में मुद्दा एनडीए को फायदा दे सकता है क्योंकि वो सुशासन की बात करते हैं, लेकिन आरजेडी को भी अपनी राजनीति में इसे संभालना होगा। तीसरा मुद्दा है परियोजनाओं के असर का। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार ने 5900 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की हैं, लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि इनका जमीन पर क्या फर्क पड़ा है। सड़कें, पुल और फैक्ट्रियां बनी, लेकिन रोजगार और आम आदमी की जिंदगी में कितनी बदलाव हुई, ये सवाल उठ रहा है। और लोग कह रहे हैं कि घोषणाएं तो बहुत हैं लेकिन असली फायदा कम मिला है। ये मुद्दा एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ावा भी दे रही है। खैर, आखिर में नई पीढ़ी यानी नए मतदाता का रोल भी अहम होगा। ये युवा पीढ़ी तकनीक से जुड़ी और बेरोजगारी, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलती है। ये वोटर सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और पार्टियां इन्हें आकर्षित करने के लिए नई रणनीतियां बना रही हैं। लोग मानते हैं कि ये युवा चुनाव के नतीजे को पलट सकते हैं क्योंकि इनकी सोच पुरानी जातिवादी राजनीति से अलग है, जो कहीं ना कहीं जनसुराज के हक में जाते हुए दिख रहा है। कुल मिलाकर ये सारे मुद्दे 2025 के चुनाव को और दिलचस्प बना देंगे। आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होना शहाब को संभालना है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर वो मैदान में रहीं तो एमवाई वोट का बटना तय है और आरजेडी की हार भी लगभग। दूसरी ओर अवध बिहारी चौधरी को ईबीसी और दलित वोटरों को आकर्षित करना होगा, जो मुश्किल है। लोग कहते हैं कि आरजेडी को शहाबुद्दीन परिवार के साथ समझौता करना पड़ सकता है, वरना जीत मुश्किल है। अब बात एनडीए की करते हैं। तो एनडीए का वोट आधार मजबूत है, लेकिन जनसुराज और गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे का तनाव, जैसे आरएलजेडी की 24 सीटों की मांग, ये चुनौती दे सकती है। एनडीए विकास कार्यों और सुशासन के दम पर वोट मांगेगा। लोगों की राय में अगर एनडीए ईबीसी और उच्च जातियों को एकजुट रखता है तो जीत भी पक्की हो सकती है। वहीं इस बार इन सब से परे जनसुराज को खुद को एक विश्वसनीय विकल्प बनाना होगा। इसका फोकस युवा और शिक्षित वोटरों पर है जो जाति की बजाय विकास चाहते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ एनडीए का वोट काटने में सफल हुए तो आरजेडी को अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है। लोग मानते हैं कि जनसुराज की हवा है, लेकिन संगठन की कमी इसे सीमित कर सकती है। कुल मिलाकर सिवान की एक्सरे रिपोर्ट पढ़ें तो यहाँ 2025 का नतीजा 3 मुख्य परिदृश्यों पर टिका है और हर एक अलग अलग तरीके से चुनाव को प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले अगर एमवाई वोटों का बंटवारा होता है, जो सबसे ज़्यादा होने की संभावना है, इसमें हेना साहब अगर निर्दलीय या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ती हैं तो आरजेडी का 45% वोट आधार टूट जाएगा क्योंकि मुस्लिम वोट उनके साथ चला जाएगा। ऐसे में एनडीए का 40 से 45% वोट आधार बनेगा। भले ही जनसुराज से थोड़ा बहुत कटाव हो, तब भी बीजेपी सबसे बड़ा हिस्सा बनी रहेगी, वो आसानी से जीत भी सकती है, भले ही अल्पमत में ही क्यों ना। ये परिदृश्य 2024 के ट्रेंड्स को देखते हुए सबसे वास्तविक लगता है, जहां आरजेडी का वोट पहले ही गिर चुका था। दूसरा परिदृश्य है आरजेडी द्वारा एमवाई वोटों का समेकन, जो तभी मुमकिन होगा जब आरजेडी शहाबुद्दीन परिवार के साथ किसी तरह का समझौता कर ले और हेना साहब मैदान में न आए। ऐसी स्थिति में आरजेडी अपना 45% वोट शेयर फिर से हासिल करने की कोशिश करेगा और अगर जनसुराज एनडीए के वोट में 5 से 10% की कटौती भी कर देता है तो आरजेडी संकीर्ण अंतर से सीट वापस जीत सकती है। लेकिन ये समझौता करना आरजेडी के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि अंदरूनी राजनीति इसमें बाधा बन सकती है। तीसरा परिदृश्य है चरम त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला का, जहां
आरजेडी, एनडीए, हिना साहब और जनसुराज सभी आक्रामक रूप से मैदान में उतरे। ऐसे में वोट कई हिस्सों में बंट जाएंगे और नतीजा पूरी तरह अप्रत्याशित हो जाएगा। यहाँ कोई भी उम्मीदवार 30 से 35% वोटों के साथ भी जीत सकता है, क्योंकि कोई साफ बहुमत नहीं बनेगा। यह स्थिति सीवान की राजनीति को और जटिल बना देगी और छोटे छोटे फैक्टर जैसे वोट ट्रांसफर या लोकल मुद्दे निर्णायक साबित होंगे। कुल मिलाकर ये परिदृश्य दिखाते हैं कि 2025 का चुनाव पहले से ज्यादा अनिश्चित है और हर दल को अपनी रणनीति पर खास ध्यान देना होगा। खैर, सिवान विधानसभा का इतिहास बाहुबल, बदलाव और जागरूक मतदाताओं की कहानी है। शहाबुद्दीन की विरासत आज भी इस सीट की राजनीति को आकार देती है, लेकिन जनसुराज जैसे नए खिलाड़ी और विकास की मांग इसे नया रंग भी देते हैं। 2025 का चुनाव जातीय ध्रुवीकरण, स्थानीय मुद्दों और गठबंधन की रणनीति पर टिका है। लोगों की राय में सिवान की जनता अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि ठोस बदलाव चाहती है। जो इस मांग को पूरा करेगा वही सिवान की इस जंग में जीत हासिल करेगा। तो फिलहाल सिवान की इस एक्सरे रिपोर्ट में इतना ही। मेरे साथ कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे साथी हर्षित। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी अलग विधानसभा के एक्सरे रिपोर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए एयर नाउ।